गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे 10th चैप्टर और 10th चैप्टर है विकास, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डेवलपमेंट। विकास यानी कि उन्नति, प्रगति यानी कि एक अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन, उसी को हम विकास कह सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेहतर जीवन की कामना किससे संबंधित है। बेहतर जीवन हमेशा विकास को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कौन करता है। अब विकास को ऑब्जर्व करना और उसके बेस पर रिपोर्ट देता है संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी कहते हैं। यूएनडीपी यानी कि यू से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम हर साल मानव विकास की एक रिपोर्ट देता है। किस बेस पर रिपोर्ट देता है? ये देता है कि उस देश की आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय, उसके अलावा वहां पर शिक्षा का स्तर कैसा है, कैसे लोगों की स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली हुई है। इस बेस पर रिपोर्ट जारी की जाती है, मानव विकास प्रतिवेदन जिसको कहा जाता है, और ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कार्यक्रम। अब इन चीजों के बेस पर जो रिपोर्ट आती है, इनको बेस माना जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको कहते हैं, मानव विकास सूचकांक कहते हैं, और सूचकांक ये है आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर हम इसके बेस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की 2020 की रिपोर्ट की बात करें, तो 2020 में विकास के मामले में फर्स्ट नंबर था नॉर्वे। अब आप सोचेंगे कि हमारे देश की रैंक कौन सी है। हमारा देश 131वें नंबर पर था इस रिपोर्ट में। कई बार हमारे पड़ोसी देशों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो सबसे बेहतर जो स्थिति है इस रिपोर्ट के अनुसार वो है श्रीलंका की, और श्रीलंका इस रिपोर्ट में 72वें स्थान पर है। 72 नंबर पर है श्रीलंका। वहीं चीन की अगर हम बात करें तो चीन है 85 नंबर पर, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल ये हमसे पीछे हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, कई क्वेश्चन हमारे इसमें से बन गए हैं। फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे है मानव विकास सूचकांक में। भारत की स्थिति 131वें नंबर की है। हमारे सभी पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी स्थिति श्रीलंका की है, जो कि 72वें स्थान पर है। चीन उसके बाद है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल भारत से भी ज्यादा पिछड़े हुए स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विकास तो हमेशा सभी के लिए फायदेमंद नहीं होता, किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ऐसे ही चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में 1974 में। ये आंदोलन यूपी में शुरू हुआ और आजकल ये स्थान तो उत्तराखंड में है। यहाँ पर क्या हुआ था कि पेड़ों को काटने का आदेश हुआ था, और पेड़ों को काटेंगे तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए वहां के गांव की महिलाओं ने पेड़ों से चिपक करके इन पेड़ों की रक्षा की, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, हमारा आंसर होगा पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। यहीं पर हमारे चैप्टर में एक इसकी भी बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात की गई है। नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया था, सरदार सरोवर बांध, और ये सरदार सरोवर बांध के बनने से वहां पर जो स्थानीय लोग थे, स्थान जो छोटे गांव थे आसपास, वो पानी में डूब जाएंगे, जंगलों का नुकसान होगा, जो जंगल बहुत से लोगों की रोजी रोटी है। तो इसका विरोध किया गया था। तो इसके ऊपर भी आंदोलन जो चलाया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसको नाम दिया गया। और ये नर्मदा आंदोलन जो था ये 1989 में हुआ था, ये भी हमें ध्यान रखना है। और सरदार सरोवर जो बांध है नर्मदा नदी पर, ये गुजरात में है। तो ये कई क्वेश्चन बन गए, हमें इन सब का ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी पर बांध जो सरदार सरोवर बांध, और ये बांध किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में। और ये आंदोलन चलाया कब किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओगोनी प्रांत किस देश में है। अभी हमने अपने चैप्टर में दो आंदोलन के बारे में तो किया, लेकिन ये एक दूसरे देश का आंदोलन है। और नाइजीरिया देश के अंदर एक प्रांत है ओगोनी, वहां पर तेल मिलने के कारण बहुत सी तेल कंपनियां वहां पर बस गई थी, जिसकी वजह से वहां की जमीन खराब हो गई, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया। तो वहां के स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन किया था। ये हमारा चैप्टर के अंदर बात की गई है। तो ओगोनी प्रांत पूछा गया किस देश में है, तो ये नाइजीरिया में है।
अब बात करते हैं कि विकास के पक्ष कौन से हैं, यानी कि विकास किस एरिया में होता है। क्या हमारे केवल सामाजिक क्षेत्र में? जब हमारे सामाजिक क्षेत्र में विकास होता है तो उसको सामाजिक विकास कहा जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में विकास राजनीतिक विकास कहलाएगा। आर्थिक क्षेत्र में विकास होता है तो आर्थिक विकास कहलाएगा। ये तीनों ही विकास के अलग अलग पक्ष हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सामाजिक विकास के क्षेत्र में क्या आता है। समाज में फैली हुई कुप्रथाएं अगर समाप्त है तो सामाजिक विकास हो रहा है। लोगों को जन स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो भी सामाजिक विकास हो रहा है। सामाजिक न्याय अगर स्थापित हो गया है तो भी सामाजिक न्याय की ओर इशारा करता है। ये तीनों ही सामाजिक विकास के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो ये हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक विकास से संबंधित है कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्या आता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन की प्रणालियों का आधुनिकीकरण। अगर देश की आय में वृद्धि हो रही है, उत्पादन की जो प्रणालियां हैं वे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं, आधुनिक हो गई हैं, तो ये आर्थिक विकास को शो करता है। रोजगार ज्यादा लोगों को मिल रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आर्थिक विकास हो रहा है। उद्योगों का विकास हो रहा है तो भी आर्थिक विकास हो रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का प्रचलित मॉडल कौन सा है। अब अलग अलग देशों ने अपना विकास करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए और यही अलग अलग तरीके कहलाते हैं मॉडल। अब बाजार समाज मॉडल, जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है, प्राइवेट हाथों में यानी कि निजी हाथों में सब कुछ होता है, तो इसको बोलते हैं बाजार समाज मॉडल। जब अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना और गरीबों की तरफ ज्यादा ध्यान देना, वो कल्याणकारी राज्य मॉडल कहलाएगा। समाजवादी मॉडल, समाज के सभी व्यक्तियों को समान महत्व दिया जाएगा तो समाजवादी मॉडल कहा जाएगा। तो हर देश अपना विकास करने के लिए किस प्रकार के तरीके को अपनाता है, ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मॉडल है, तो ये विकास के सभी मॉडल है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब जिस देश को जिस तरह से विकास करना है ये उसकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विकास के बाजार समाज मॉडल का क्या अर्थ है। अभी हमने बात की कि बाजार समाज मॉडल हमेशा निजी हाथों में है, जहाँ पर सरकार के हाथों में कुछ ना हो, सब कुछ प्राइवेट हो और अधिक लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं हमारे। पहला ऑप्शन है प्रतियोगी बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाना, प्रतियोगिता बढ़ जाती है। समानता के अवसर को बढ़ाना, सबको प्रतियोगिता में भाग लेने का समान अवसर मिलता है। योग्यता को सम्मान दिया जाता है, योग्यता है तो आप भी अपनी लाइन में आइए, आप भी दौड़ में शामिल हो जाइए। तो बाजार व्यवस्था के मॉडल में ये सारी ही बातें शामिल होती हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब बाजार समाज मॉडल में डब्ल्यू रॉस्टो ने आर्थिक वृद्धि मॉडल के चरण बताए हैं कि कैसे कोई देश संपन्न देश बन सकता है और उसके लिए उसको 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विकास के बाजार समाज मॉडल की क्या विशेषता है। अब तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे क्योंकि कई क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। विकास का बाजार समाज मॉडल बिक्री के लिए उत्पादन करता है, अपनी जरूरतों के लिए उत्पादन नहीं करता। जैसे हमारे राज्य में गेहूं या चावल उगाया जाता है तो हम उसको प्रयोग करते हैं, इसलिए उगाते हैं, लेकिन बाजार समाज मॉडल में बिक्री करने के लिए, बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है। मुक्त व्यापार होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती। विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी पूंजी को बढ़ावा दिया जाता है कि आइए हमारे देश में आकर के आप निवेश कीजिए, अपने देश की कंपनियां हमारे देश में बनाइए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं बाजार समाज मॉडल की विशेषताओं में शामिल है। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विकास के बाजार समाज मॉडल के क्या गुण हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, सबको मौका दिया जाता है, नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, निर्यात में वृद्धि होती है, सारी ही बातें बाजार समाज मॉडल के गुणों में शामिल है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। विकास के बाजार समाज मॉडल का अवगुण क्या है। अब जहां पर गुणों की बात होती है तो अवगुण भी उसमें शामिल होगा। जब बाजार समाज मॉडल के अनुसार निजीकरण बढ़ता है, विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाता है, बड़ी कंपनियों को फायदा होता है, तो जो छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, उनको नुकसान होता है। बेरोजगारी दूर करने में असफल रहता है। आय और धन की असमानता बढ़ जाती है क्योंकि धनी तो बहुत ज्यादा धनी हो जाता है और निर्धन और गरीब होता चला जाता है। तो उपरोक्त सभी बाजार समाज मॉडल के अवगुणों में शामिल हो जाएंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल है जो ज्यादा से ज्यादा कल्याण के बारे में कहता है। तो कल्याणकारी राज्य के विषय में क्या कथन सही है।
कल्याणकारी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये अधिकतर लोगों का कल्याण चाहता है, समाज का कल्याण चाहता है, इसलिए सरकार के हाथ में ज्यादा चीजें होंगी। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यह राज्य अपने नागरिकों को विभिन्न सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, जैसे शिक्षा की सुविधाएं फ्री में मिलती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं, तो सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। इसमें सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क शिक्षा, गरीबों की सहायता मिल की जैसे गरीबों की सहायता के लिए फ्री में राशन दिया जाता है, तो ये कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। थर्ड ऑप्शन है कि यह मुक्त बाजार में असहायों की सहायता करके संपत्ति की पुनः वितरण की पद्धति को अपनाता है, तो असहायों की सहायता करना भी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ये तीनों ही ऑप्शन सही है, हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विकास के कल्याणकारी राज्य मॉडल का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना, व्यक्ति के जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मूलभूत जरूरतें सबकी पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान सबको मिलना चाहिए, ये राज्य के कल्याणकारी मॉडल की विशेषता दोनों ही है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि उपरोक्त ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का समाजवादी मॉडल किस विचारधारा से संबंधित है। जो पहला मॉडल हमने किया था बाजार व्यवस्था वाला मॉडल, उसकी बिल्कुल अपोजिट है समाजवादी मॉडल, क्योंकि ये चाहता है कि सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण हो, और समाजवादी जो विचारधारा है वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि विकास का समाजवादी मॉडल मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विकास के समाजवादी मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखते हैं ऑप्शन। समाजवादी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, नहीं, ये तो बाजार व्यवस्था का उद्देश्य है। अराजकतावादी, ये भी नहीं होगा। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कि विकास के समाजवादी मॉडल का मुख्य उद्देश्य है समाजवादी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का समाजवादी मॉडल कितनी शाखाओं में विभाजित है। अब समाजवादी मॉडल में भी दो तरीके से इसको बांटा गया है। एक तो वे जो ये कहते हैं कि व्यक्तियों को केवल सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता उनको ना दी जाए। तो ये दो जो मॉडल है, इन यहाँ पर बात की गई क्वेश्चन में समाजवादी मॉडल कितनी शाखाओं में विभाजित है, तो ये दो शाखाओं में विभाजित है। आगे हम इसकी बात करेंगे कि कौन सी वो शाखाएं हैं। क्रांतिकारी, एक शाखा तो क्रांतिकारी समाजवाद है। क्रांतिकारी समाजवादी विचार किससे प्रेरित है। मार्क्स से, लेनिन से, एंजेल, ये तीनों ही क्रांतिकारी समाजवादी विचारक हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब क्रांतिकारी समाजवाद वो है जो ये कहता है कि व्यक्तियों को केवल सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए, इन गतिविधियों पर तो सरकार का नियंत्रण हो, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि क्रांतिकारी समाजवाद का उद्देश्य क्या है। देखते हैं ऑप्शन। श्रमिकों के हितों का संवर्धन करना, बिल्कुल श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा जाता है। सामाजिक आर्थिक हितों के संबंध में प्रावधान भी किया जाता है, क्योंकि अभी हमने बात की थी ना कि क्रांतिकारी समाजवादी चाहते हैं कि केवल सामाजिक और आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाए, ये स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन राजनीतिक ना दी जाए। सार्वभौमिक रोजगार, ये भी सही है। तो ये तीनों ही बात सही है। क्रांतिकारी समाजवाद का उद्देश्य है, तीनों ही बातें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्रांतिकारी समाजवाद स्थापित कहां पर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ ने भी क्रांतिकारी समाजवाद को अपनाया, उत्तरी कोरिया ने भी क्रांतिकारी समाजवाद को, और क्यूबा, इन तीनों ही देशों ने क्रांतिकारी समाजवाद को अपनाया था। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। समाजवाद अथवा लोकतांत्रिक समाजवाद। अभी एक समाजवाद तो हमने किया क्रांतिकारी समाजवाद, दूसरा समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतंत्र में हमारा देश एक लोकतंत्र है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी प्रकार की समानता और स्वतंत्रता मिली हुई है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद भी ऐसा ही है। तो इसके विषय में कौन सा कथन सही है। देखते हैं ऑप्शन। इसका उद्देश्य होता है जनतांत्रिक पद्धति से समाजवाद की स्थापना करना, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद स्थापित किया जाएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक सब चीजों की स्वतंत्रता उसको मिलेगी। सेकंड ऑप्शन है यह नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता को महत्व देता है। अब इसमें राजनीतिक अधिकार भी शामिल हो गए, ये भी सही है। यह समाज
चुनाव प्रक्रिया द्वारा जन समर्थन पर आधारित होता है। इलेक्शन होते हैं, जनता जिसको समर्थन देती है, अधिक वोट मिलते हैं, वही चुनाव जीतता है। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद की तीनों ही बातें सही है। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि विकास के गांधीवादी मॉडल के बारे में क्या सही नहीं है। देखते हैं ऑप्शन। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गांधी जी ने किसी विशिष्ट विकास मॉडल का प्रस्ताव नहीं दिया है। ये तो बात गलत है, क्योंकि ये गांधीवादी मॉडल गांधी जी ने ही तो दिया है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि गांधी ने कोई मॉडल दिया ही नहीं है। तो ये तो बात सही नहीं है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने राजनीति से ऊपर नैतिकता को प्राथमिकता दी है। नैतिकता पर विचार बल देता है गांधी जी। गांधी जी भौतिकतावादी से संबंधित विकास के सिद्धांत के विरोधी है। ये भी बात सही है। गांधी जी मानव मात्र की प्रगति की कुंजी व्यक्ति की आत्म चेतना में निहित मानते हैं। ये भी बात सही है। तो जो बात सही नहीं है वो ये है कि गांधी जी ने कोई सिद्धांत ही नहीं दिया, जबकि हमारे प्रश्न में यही तो पूछा गया है कि गांधीवादी मॉडल के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि गांधी ने गांधीवादी मॉडल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विकास के सार्वदेशिक प्रतिमान के बारे में क्या सही है। अब हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि विकास का कोई एक सार्वदेशिक प्रतिमान या मॉडल हो सकता है। सार्वदेशिक यानी कि सभी देशों में। अब विकास करने के लिए सभी देश एक जैसा मॉडल कैसे अपना सकते हैं, जबकि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी बाजार मॉडल, कल्याणकारी मॉडल, समाजवादी मॉडल। तो हर देश ने अलग अलग मॉडल को अपनाया है, तो ये बात तो सही नहीं हो सकती। नेक्स्ट है विकास का कोई एक सार्वदेशिक सर्वसम्मत और सार्वकालिक प्रतिमान या मॉडल नहीं हो सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी देशों का और सभी की सहमति से अलग अलग समय पर एक ही मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, विकास का कोई एक सार्वदेशिक मॉडल प्राचीन काल में भी एक जैसे मॉडल किसी भी देश में नहीं थे। तो ये बात भी गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि विकास का सार्वदेशिक प्रतिमान के बारे में ये बात सही है कि विकास का कोई भी एक सार्वदेशिक सर्वसम्मत और सार्वकालिक मॉडल कभी भी नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले कब किया गया था। तो ये प्रतिपादन किया गया था 1987 में। लेकिन हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि धारणीय विकास आखिर होता क्या है। धारणीय विकास, जब हम विकास कर रहे हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान ना हो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचा रहे, तो ये धारणीय विकास हो जाएगा। इसके अलावा हम विकास कर रहे हैं और हमारे पर्यावरण को भी हानि ना हो, ये धारणीय विकास में शामिल होगा। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब हम विकास कर रहे हो तो धारणीय विकास में क्या शामिल होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचे रहे और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। और इस धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले हुआ था 1987 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारणीय विकास की क्या विशेषता है। यहाँ पर विशेषताओं से हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक साधनों का कुशल प्रयोग। प्राकृतिक साधन जितने भी हैं हमारे, चाहे वो खनिज हैं, धातुएं हैं, उनको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारी वर्तमान की जरूरत पूरी हो जाए और भावी पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, उसकी गुणवत्ता में कमी भी ना आए। यानी कि जल या वायु को हम इतना गंदा ना कर दें कि आने वाली पीढ़ी के लिए जीना ही दुभर हो जाए, प्रदूषण में वृद्धि ना हो। तो ये सारी ही विशेषताएं हैं धारणीय विकास की। हमारा आंसर होगा उपरोक्त